हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिकल एजुकेशन क्लास। आज हम 11th क्लास का जो पहला चैप्टर है शारीरिक शिक्षा में बदलती हुई सामान्य प्रवृत्तियां और करियर, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन, ये पहला चैप्टर हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे शारीरिक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा में करियर विकल्प, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में प्रतियोगिताएं, कॉम्पिटिशन्स इन वेरियस स्पोर्ट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो ये 5 टॉपिक्स हैं जो कि हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि शारीरिक शिक्षा को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि शिक्षा क्या होती है। तो सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती, हम हमेशा सीखते ही रहते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है शारीरिक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा 2 शब्दों को जोड़कर बनाया है, शारीरिक और शिक्षा, जिसमें शारीरिक जिसका अर्थ है कि शारीरिक गतिविधियाँ, फिजिकल एक्टिविटीज़, और शिक्षा जिसका अर्थ है ज्ञान। शारीरिक शिक्षा में वह गतिविधियाँ सम्मिलित हैं जिससे कि हमारी शरीर और मन के विकास में हमें सहायता मिलती है और हमें अच्छी आदतों और सकारात्मक जीवन व्यतीत करने में सहायता मिलती है। तो आइए हम कुछ डेफिनेशंस इसकी पढ़ लेते हैं। चार्ल्स ए बुचर के अनुसार फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल एजुकेशन प्रोसेस एंड हैज इट्स एम द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकली, mentally, emotionally and socially fit citizens through the medium of physical activities which have been selected with a view to realize these outcomes. शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है और इसका उद्देश्य शारीरिक प्रक्रिया के माध्यम से नागरिकों का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक विकास करना है, जिन्हें इनके परिणामों को देखकर चुना गया है। तो इस तरह से और भी कई डेफिनेशंस आपकी बुक में दी गई हैं। डेल्बर्ट ऑबरट्यूफर के अनुसार फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस विच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो व्यक्ति को गतिविधि द्वारा प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जेबी नैश के द्वारा अनुसार शारीरिक शिक्षा का वह क्षेत्र है जो मांसपेशियों से होने वाली बड़ी क्रियाओं तथा उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। फिजिकल एजुकेशन इज दैट फील्ड ऑफ एजुकेशन which deals with big muscle activities and their related responses। तो ये जितने भी परिभाषाएं हमने पढ़ी हैं, इनके अनुसार शारीरिक शिक्षा का संबंध सामान्य शिक्षा से अत्यंत निकटता का है। यह कहा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा उस व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक होती है जो इन शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। शारीरिक गतिविधियां व्यक्ति विशेषतः बच्चों की वृद्धि और विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इन सब डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि जो शारीरिक शिक्षा है ये शिक्षा का एक वेरी इम्पॉर्टेंट उसका एक पार्ट है, उसका एक भाग है। तो दूसरा टॉपिक है हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य। इससे पहले मैं आपको लक्ष्य और उद्देश्य में एक डिफरेंस बताना चाहता हूँ। लक्ष्य हमारा हमेशा एक होता है, परंतु उद्देश्य छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं जिनके द्वारा हम अपने मेन जो हमारा एम है, जो हमारा लक्ष्य है, वहाँ तक पहुँच पाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल प्लानिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन के अनुसार द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन मस्ट बी टू मेक एवरी चाइल्ड फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली फिट एंड ऑल्सो टू डेवलप in him such personal and social qualities as will help him to live happily with others and build him up a good citizen। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य प्रत्येक बच्चे को शारीरिक रूप से, मानसिक तथा भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनाना होना चाहिए। साथ ही उसमें ऐसे व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का विकास करना चाहिए जो उसे दूसरों के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहना सिखलाएं और उसे एक अच्छे नागरिक के रूप में निर्मित करें। अब हम पढ़ेंगे शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है। शारीरिक शिक्षा का सबसे पहला जो उद्देश्य है वह है शारीरिक विकास। जो भी बच्चा शारीरिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है और जो भी हमारे देश का कोई भी जो भी नागरिक है, पूरी दुनिया में कोई भी जो नागरिक है, कोई भी व्यक्ति है, वो उसका जो शारीरिक विकास अच्छे प्रकार से हो सके, उसमें अच्छी सुनने की क्षमता हो, देखने की क्षमता हो,
और उसकी मांसपेशियों में बल हो, उसमें स्ट्रेंथ हो, स्पीड हो, एंड्योरेंस हो, सहन शक्ति हो, उसमें स्वास्थ्य से संबंधी अच्छी आदतें हों और उसके जितने भी सिस्टम्स हैं जैसे कि रक्त संचार प्रणाली, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितने भी सिस्टम हैं सभी सिस्टम्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरह से अपना अपना कार्य करें। और शारीरिक शिक्षा सबसे पहले यही चाहती है कि हर व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और अपने जितने भी उसके काम हैं उनको बिना थके हुए ज़्यादा देर तक कर सके, उसमें सहन शक्ति हो, एंड्योरेंस हो। दूसरा इसका उद्देश्य है कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, स्नायु पेशीय समन्वय, तालमेल। समन्वय मीन्स तालमेल, कि जो हमारा ब्रेन है, जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमारा ब्रेन हमें कमांड देता है कि आपको ऐसे करना है, तब हम करते हैं। मान लीजिए हमारी तरफ बॉल आ रही है, तो जब हम बॉल को कैच करेंगे तो कई बार हम कैच कर पाते हैं, कई बार हम नहीं कर पाते। ये हमारे ब्रेन का और हमारे हाथ की, हमारे मसल्स का जो है ये कोऑर्डिनेशन है कि हम बॉल को अच्छे से कैच कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब हम उसकी तरफ बॉल फेंकते हैं तो वो बॉल को कैच नहीं कर पाता, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है तो जब हम उसकी तरफ बॉल फेंकते हैं तो वो कैच कर लेता है। छोटे बच्चे की तरफ छोटी बॉल फेंकते हैं तो वो कैच नहीं कर पाता, थोड़ी सी बड़ी बॉल फेंकते हैं तो कई बार वो कैच कर लेता है। ये उसका ब्रेन का और उसकी मसल्स का कोऑर्डिनेशन है कि उसको कितनी जल्दी से ब्रेन और उसकी मसल्स जो हैं आपस में तालमेल कर रही हैं, तभी हम स्पोर्ट्स में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हम अच्छे से कर सकते हैं। फ़िज़िकल एजुकेशन का जो तीसरा उद्देश्य है वह है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स कि जो भी हर व्यक्ति का भावनात्मक रूप से अच्छी तरह से विकास हो सके। जैसे बच्चा जब खेलता है तो कई बार हारता भी है, तो उसको एक हार सहने की उसमें आदत भी आती है। अगर जो बच्चा खेलता ही नहीं है तो वो कभी हारेगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं। जब वो बाई चांस बड़ा होकर कभी हारेगा, कभी फेल हो जाता है, कभी कुछ कहीं पे भी उसको सक्सेस नहीं मिल पाती तो वो टूट जाता है। लेकिन जो एक स्पोर्ट्समैन होता है, जो एक फ़िज़िकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ बच्चा होता है, उसको पता है कि अपने गुस्से पे कैसे काबू रखना है। जैसे गेम चलते चलते दूसरे प्लेयर्स जो हैं आपको गुस्सा चढ़ाते हैं, लेकिन हमें गुस्से पे अपने काबू रखना है, अच्छे से खेलते रहना है ताकि हमारी परफॉर्मेंस ख़राब ना हो। तो इस तरह से जो अपनी भावनाएं हैं, अपनी खुशी है, अपना गुस्सा है, अपना दुख है, दर्द है, उसको किस प्रकार से हमने काबू रख के अपने जीवन को जीना है, उसमें भी फ़िज़िकल एजुकेशन बहुत अहम रोल निभाती है। फ़िज़िकल एजुकेशन का चौथा उद्देश्य है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट है। शारीरिक शिक्षा से जब बच्चा बाहर खेलने जाता है, जो टीम गेम होती है, जैसे स्कूल की तरफ से जब आप खेलते हो तो आप सहयोग कैसे करना, शिक्षा का सहयोग कैसे करना है, मेल जोल कैसे करना है, टीम में कैसे रहना है। जब हम बाहर कहीं और खेलने जाते हैं, दूसरे लोगों के साथ कैसे रहना है, और भी देश और भी स्टेट्स की टीम आई हुई हैं, और भी स्कूल्स की टीम्स आई हुई हैं, उनके साथ मेल जोल कैसे बना के रखना है, समाज में किस प्रकार से रहना है, ये भी फ़िज़िकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का एक उद्देश्य है। पांचवा पॉइंट है मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट में हमें कोई भी प्लेयर है, कोई भी व्यक्ति है, उसको अपने जीवन में सिर्फ शारीरिक शिक्षा की ही आवश्यकता नहीं होती, उसको एक मानसिक जो है शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, उसको मानसिक शक्ति की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि हमने जो भी करना होता है वो शरीर से ज़्यादा, हम कहते हैं ना कि अगर आप शरीर से थक गए तो आप शायद ना रुको, लेकिन अगर आप मन से थक गए तो आप जल्दी रुक जाओगे। हम क्यों रुकते हैं, हम कोई भी काम करना क्यों बंद करते हैं? हमारा मन हमें कहता है कि अब तू थक गया है। अगर हम अपने मन को कहें कि नहीं हम नहीं थके, तो हम शायद उसको आगे और कंटिन्यू करते रहें। जैसे हम रनिंग करते हैं तो हमें कई बार बीच में लग जाता है कि बस कर यार, बस रहने दे, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ हमारा मन जो है वो थक गया है, मन हमारा कह रहा है कि बस रहने दो। लेकिन इसीलिए जो अपनी लिमिट से आगे आगे बढ़ने के लिए हमें और आगे करना है, और अच्छा करना है, और इम्प्रूव करना है, तो उसमें हमारा जो मानसिक जो है मानसिक रूप से एक अच्छी डेवलपमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। तो शारीरिक शिक्षा का ये भी उद्देश्य है कि वह मानसिक डेवलपमेंट बहुत अच्छे से करती है। तीसरा टॉपिक है हमारा करियर विकल्प। फिज़िकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा में हम कौन कौन से करियर चुन सकते हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ स्पोर्ट्समैन ही बन सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे करियर्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से करियर्स हम चुन सकते हैं। सबसे पहला है कि टीचिंग करियर इन फिज़िकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा में शिक्षण करियर। इसका अर्थ है कि हम शारीरिक शिक्षा में करियर चुन सकते हैं, हम टीचर बन सकते हैं, कॉलेज में, हम स्कूल्स में
फिज़िकल एजुकेशन टीचर का जो एक पोस्ट होती है उस पे हम उसको भी अपना करियर चुन सकते हैं, वहाँ पे भी जॉब कर सकते हैं। दूसरा है कोचिंग करियर इन फिज़िकल एजुकेशन। जिस प्रकार से हमें पता है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे कोचेस रखे जाते हैं, स्विमिंग कोच, बैडमिंटन कोच, टेबल टेनिस कोच, हर गेम के लिए अलग अलग कोचेस रखे जाते हैं, रेसलिंग कोच। तो कोच का भी एज अ कोच का भी करियर आप चुन सकते हैं। तीसरा है हेल्थ रिलेटेड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा में स्वास्थ्य से संबंधित करियर। जैसे कि आजकल हमें पता है कि हर व्यक्ति जो है वो हेल्थ को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा है, हेल्थ के लिए काफ़ी कॉन्शियस है, फिटनेस फ्रीक हो रहे हैं लोग धीरे धीरे। हम देखते हैं कि हर जगह पार्क्स में, इधर उधर ग्राउंड्स में हमें बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हुए, रनिंग करते हुए, जॉगिंग करते हुए दिखते हैं, योगा करते हुए दिखते रहते हैं। तो उसमें भी हम हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ों में हम अपना करियर चुन सकते हैं। जैसे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, योगा ट्रेनर होते हैं, फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो हेल्थ डाइट के बारे में बताते हैं, जिम ट्रेनर्स होते हैं। इस तरह से हम हेल्थ रिलेटेड भी बहुत सारे करियर्स हैं, उनमें भी हम कोई भी करियर चुन सकते हैं। चौथा है एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर्स। इसमें है प्रशासन संबंधित करियर। अब जहाँ पे भी खेल होते हैं, खेलों में भाग लेना होता है, बहुत सारी टीम्स होती हैं और हर ज़िले में, हर स्टेट में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशंस बनाए जाते हैं, प्रशासन बनाए जाते हैं। इसमें कि खेल निर्देशक, खेलों का सहायक निर्देशक, जैसे कि असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, DSO, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, AEO। इस प्रकार से बहुत सारी पोस्ट्स होती हैं जहाँ पे हम अपना करियर चुन सकते हैं जिनको। पांचवा है परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर। खिलाड़ी एज अ प्लेयर भी अपने आप को चुन सकता है, करियर चुन सकता है कि हमने प्लेयर बनना है। दूसरा, एज अ ऑफिशियल जो रेफरीज होते हैं वो भी हम चुन सकते हैं। तीसरा, जो रिकॉर्डर्स होते हैं, जो रिकॉर्ड्स रखते हैं, वो भी हम चुन सकते हैं करियर। के बाद है करियर्स इन कम्युनिकेशन मीडिया। संचार माध्यम में करियर। संचार माध्यम का अर्थ है जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र, मैगजीन, मार्केटिंग, सेलिंग, इवेंट प्रबंधन, इन सब में भी हम अपना करियर चुन सकते हैं। इनमें हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहला है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म फॉर कमेंटेटर्स। ठीक है, हम खेल की जो मैगजीन्स होती हैं, खेल के न्यूज़पेपर्स आते हैं, तो उनमें भी हम जैसे कुछ लिखना है, उसमें खेल पत्रकार के रूप में करियर का चयन कर सकते हैं। फिर जो चैनल्स होते हैं, ESPN है, स्टार स्पोर्ट्स है, उनमें जो एंकर्स होते हैं, होस्ट होते हैं, उसमें भी हम अपना करियर अपना सकते हैं, इसको चुन सकते हैं। खेलों में फोटोग्राफी होती है, खेलों की फोटोग्राफी, जो फ़ोटोज़ वगैरह हम देखते हैं वो भी हम इसको भी चुन सकते हैं करियर। फिर बुक्स लिखी जाती हैं स्पोर्ट्स के ऊपर, फिर बुक्स की पब्लिशिंग होती है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है जिसमें कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स, उपकरण हम यूज़ करते हैं, हॉकी, बैट, बॉल, जितनी चीज़ें बनती हैं उसकी प्रोडक्शन में या उसकी मार्केटिंग में भी हम अपना जो करियर चुन सकते हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में प्रतियोगिताएं। दुनिया भर में बहुत सारे गेम्स होती हैं, बहुत सारे खेल होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि नेशनल लेवल पर कौन कौन से हमारे देश में कौन कौन सी गेम्स होती हैं। सबसे पहले है क्रिकेट। क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी होती है कंपटीशन, और इंडियन प्रीमियर लीग IPL जो भी चल रहा है, ये दोनों होते हैं। कबड्डी होती है, इसमें प्रो कबड्डी लीग होती है। फुटबॉल होती है, फुटबॉल में इंडियन सुपर लीग होती है। हॉकी में हॉकी इंडिया लीग होती है, और एथलेटिक्स में नेशनल गेम्स होती हैं। फिर हम देखेंगे कि जो एकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं हैं उसमें कौन कौन सी प्रतियोगिताएं और कौन कौन से खेल हैं। बैडमिंटन है, बैडमिंटन में विश्व चैंपियनशिप्स होती हैं। बेसबॉल में विश्व बेसबॉल क्लासिक होता है। बास्केटबॉल में बास्केटबॉल विश्व कप होता है। मुक्केबाजी में मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप होती है। क्रिकेट में ICC विश्व कप, विश्व 2020 होता है, वर्ल्ड कप 2020। हॉकी में वर्ल्ड कप होता है। फुटबॉल में FIFA वर्ल्ड कप होता है। टेबल टेनिस में टेबल टेनिस वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है। ट्रायथलॉन में वर्ल्ड ट्रायथलॉन श्रृंखला होती है। वॉलीबॉल में वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप होती है, वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है। वेट लिफ्टिंग में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप होती है। मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स भी होते हैं कुछ। मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स में जैसे कि
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स होता है, विंटर ओलंपिक्स होता है, पैरा ओलंपिक्स होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं, एशियन गेम्स होती हैं, यूथ ओलंपिक होता है। फिर हम पढ़ेंगे खेलो इंडिया प्रोग्राम। खेलो इंडिया प्रोग्राम में 2017 में जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है हमारे देश का, उन्होंने एक खेलो इंडिया प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें कि हमारी गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर हमें अच्छे प्लेयर, अच्छे स्पोर्ट्समैन हमारे देश में बनाने हैं तो हमें सबसे पहले नर्सरी से शुरू करना पड़ेगा, नीचे से शुरू करना पड़ेगा। जो बहुत यंग बच्चे हैं, जो स्कूल में बच्चे हैं, वहाँ से हमें बच्चों को ऊपर लेकर आना पड़ेगा, ताकि वहाँ से अगर हम छांटना शुरू करेंगे हमें अच्छे अच्छे बच्चे मिलते जाएंगे और उनको हम आगे अच्छे प्लेयर्स बनाने में हमें मदद मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स पहले ऐसे होता था, बच्चे ऐसे होते थे जिनको मौका नहीं मिलता था और वो अच्छे प्लेयर बनने से रह जाते थे। पहले हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है खेलो इंडिया प्रोग्राम का। तो सबसे पहला पॉइंट है प्ले फील्ड डेवलपमेंट। इससे जो है कि खेल मैदानों का विकास होगा। दूसरा है कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट। इससे जो है जो भी हमारे जितने भी शारीरिक शिक्षक हैं, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के साथ जो मास्टर प्रशिक्षुओं के रूप में पहचानना, उनको विकसित करना, प्रशिक्षित करना, जो स्कूल लेवल पे जो है बच्चों को एक कोचिंग देना, वो शुरू हुआ। तीसरा, राज्य स्तरीय खेलो इंडिया केंद्र बने। इससे स्टेट लेवल खेलो इंडिया के सेंटर बने। फिर एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होने लगे अलग अलग, जिसमें गेम्स रखी गई, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, बास्केटबॉल, साइकिलिंग, शतरंज, फुटबॉल, जिम्नास्टिक। पांचवा पॉइंट है, इससे हमें टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट की प्रतिभा खोज और विकास शुरू हुआ कि स्कूल्स में और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हमें जो अच्छे बच्चे जो हैं, जो स्पोर्ट्स में अच्छे बच्चे हैं, वो निकालने में हमें मदद मिली। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग का निर्माण हुआ, यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन, अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट टू नेशनल, रीजनल, स्टेट स्पोर्ट्स अकेडमीज, फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। इससे जो है स्कूल जाने वाले बच्चों की फिजिकल फिटनेस बढ़ी। महिलाओं के लिए खेल भी शुरू किए गए, इसमें महिलाओं की भी भागीदारी की गई, तो जिससे कि विमेन के लिए भी जो है स्पोर्ट्स जो है वो उनको भी मदद मिली। दिव्यांग व्यक्तियों के बीच खेल को बढ़ावा देना। इसमें बहुत सारे गेम्स दिव्यांग बच्चों के लिए भी हैं। विशेष ढांचे का निर्माण के लिए जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ भारतीय खेल प्राधिकरण का वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसमें शांति और विकास के लिए खेल है। स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ग्रामीण और स्वदेशी आदिवासी खेलों को बढ़ावा देना। जो हमारे रीजनल गेम्स हैं उनको भी बढ़ावा देने की इसमें स्ट्रक्चर रखा गया है। खेलो इंडिया प्रोग्राम में सबसे पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स करवाई गई, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सबसे पहले इसके चरण का उद्घाटन किया, जिसमें कि अंडर 17 में 16 गेम्स थी, जो कि 31 जनवरी से 8 फरवरी 2018 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 5000 बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। और खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के दूसरे चरण को पुणे, महाराष्ट्र में जनवरी 9 से 20 2019 में आयोजित किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के बाहर भी अपना दायरा बढ़ाया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसमें अंडर 17 और अंडर 21 है।